रिटायरमेंट बेनिफिट, अभी तक हमने जो है अलाउंसेस कर लिया। सैलरी के 4 पार्ट थे। पहला पार्ट था हमारा अलाउंसेस, फिर हमने परकेजेट्स, फिर हमारा अब रिटायरमेंट बेनिफिट, और जो डिडक्शन है वो तो ऑलरेडी हर बार कर ही रहे हैं तो वो उसमें कवर हो जाएगा। तो अभी हम करने जा रहे हैं सर रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट में काफी सारी चीजें हैं जिसमें कि हम एक एक करके चीजों को पढ़ने वाले हैं। पहला पार्ट हम पढ़ेंगे सर ग्रेजुइटी। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पार्ट जो हम करने वाले हैं दैट इज ग्रेजुइटी। अब ग्रेजुइटी क्या होता है नहीं होता है ये भी देखेंगे, फिर पेंशन देखेंगे, लीव एनकैशमेंट देखेंगे, पीएफ देखेंगे। इसके अपार्ट और भी देखेंगे हम कुछ और भी पार्ट हैं रिटायरमेंट से रिलेटेड होगा, जैसे रिट्रीटमेंट कंपनसेशन हो सकता है आपका, या फिर वीआरएस हो सकता है, वो सारी चीजें कवर करेंगे। तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं ग्रेजुइटी से। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं एक पेज ऐड करके आपको समझा दूं कि भैया व्हाट इज द ग्रेजुइटी। देखो ग्रेजुइटी क्या होता है। ग्रेजुइटी जैसे मान लो एम्प्लॉयर जो है उसका जो भी एम्प्लॉई है, अब बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉई है ना, आप जानते भी होंगे और देखा भी होगा कि भाई जो एम्प्लॉई है ना वो काफी सालों तक एम्प्लॉई के पास काम करता है। मान लेते हैं ये जो एम्प्लॉई है इस यहां पे 20 साल की उम्र में लगा और 60 साल की उम्र में रिटायर हुआ। इसका मतलब इसने 40 साल यहां पे वर्क किया। जो एम्प्लॉय था उसने 40 साल वर्क किया। अब प्रॉब्लम ये है कि बड़ी सिंपल सी बात है कि इसने अपने लाइफ का मेजर पार्ट जो था वो यहां पे दे दिया एम्प्लॉयर को। ऐसे समझिए नॉर्मली हम अगर आप जो है वो कहीं भी जाते हो, सपोज करो आप हो और आप जाते हो एक रेस्टोरेंट में, होटल में खाना खाने के लिए, तो वहां पे जो आपको वेटर है कुछ टाइम के लिए सर्व करता है, तो वहां पे आप क्या दे देते हो, टिप दे देते हो। यानी आधे घंटे आपको पढ़ाया कह रहा हूं, आधे घंटे आपके पास सर्व किया, आधे घंटे में खाना खा लिया होगा, तब आपने उसको 10 रुपए 20 रुपए 50 100 जो भी है आपकी इच्छा है वो आपने टिप दे दिया। तो एक एम्प्लॉय पूरी जिंदगी भर इसके लिए काम कर रहा है, 40 साल काम कर रहा है, तो क्या इसको टिप नहीं मिलना चाहिए? तो ये जो इसको टिप देगा उसे बोलेंगे ग्रेजुइटी। तो ग्रेजुइटी ना हमेशा याद रखिएगा, तो ग्रेजुइटी जो है वो दिया जाता है आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायर हो गए तब मिलेगा। इसके कुछ कंडीशन है कि आपको 5 साल जॉब करना चाहिए, और अगर जॉब के ड्यूरेशन में ही डेथ हो जाती है तब उस केस में पहले ही भी मिल सकता है। तो देखते हैं ग्रेजुइटी क्या कहता है। तो पहला पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ग्रेजुइटी। तो ग्रेजुइटी क्या कहता है आइए देखिए। ग्रेजुइटी के केस के अंदर यहां पे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ड्यूरिंग द जॉब अगर किसी ने लिया तो फुल्ली टैक्सेबल है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उसको मिलेगा तो ये फुल्ली क्या होगा हमारा एग्जेम्प्ट, मतलब उस पर कोई टैक्स नहीं। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंदर या तो वो क्या होगा, कवर होगा, या फिर होगा अंडर नॉट कवर्ड। अब कवर्ड क्या है कि ग्रेजुइटी का ना एक अपना एक्ट है, इस एक्ट के अंदर इसने हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो कवर्ड है, और नहीं रजिस्ट्रेशन करवाया तो नॉट कवर्ड है। अब रजिस्ट्रेशन कौन करवाता है, वहां पे मिनिमम क्राइटेरिया है कि 20% होने चाहिए एंड ऑल, वो लॉ की बातें हैं। तो आप ये याद रखिए कि अगर रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो कवर्ड है, और नहीं करवाया तो नॉट कवर्ड है। अगर आपने कवर्ड करवा लिया है तो वहां पे हम चेक करेंगे एग्जम्पशन लेने के लिए आपको ये 3 पॉइंट देखने होंगे। एग्जम्पशन लेने के लिए ये 3 पॉइंट से जाना पड़ेगा। नंबर 1 एक्चुअल रिसीव मान लेते हैं कि 5 लाख है। मैक्सिमम लिमिट लॉ के अंदर ही लिखा हुआ है 20 लाख, और एक फॉर्मूला लगाना है 15/26 इंटू में लास्ट ड्रॉन सैलरी, और उसके बाद नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। यानी आपको रिटायरमेंट जब हुए तो उस टाइम पे आपको क्या सैलरी मिला वो मल्टीप्लाई कर दीजिए 15/26 में,
और आपने कितने साल काम किए हैं, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर। अगर 10 साल 8 महीने किए हैं आपने काम, सपोज करो आपने 10 साल और 8 महीने काम किए हैं, तो ये 11 साल माना जाएगा। और वही 10 साल 4 महीने किए हैं तो 10 साल माना जाएगा। इसलिए ये वर्ड लिखा है इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। और सैलरी का मतलब है यहां पे बेसिक, और वो भी डीए पूरा लेना है। यहां पे डीए रिटायरमेंट बेनिफिट वाला नहीं चलेगा, और परसेंटेज जो कमीशन फिक्स वाला है। ये तो बात हो गया जो कवर्ड होगा। तो कवर्ड में 3 बातें चेक करनी है। 3 बातें कौन कौन सी चेक करनी है कवर्ड के केस में? कवर्ड के केस में हमें 3 बातें जो चेक करनी है, नंबर 1 एक्चुअल रिसीव, मैक्सिमम लिमिट 20 लाख, 15/26, और लास्ट ड्रॉन सैलरी, और इनटू में नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। तो हम एक एक करके एक एक पॉइंट पे जब सवाल करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम कर रहे थे सर ये, तो अंडर कवर्ड वाले के हिसाब से एक सवाल है मेरे पास, इसको करेंगे और फिर इसको मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको। चलिए साहब, कहता है कि आर रिटायर होता है 4/1/2024 में। आफ्टर द, इसने कंपनी में फॉर अ पीरियड 16 ईयर 11 महीने तक जॉब किया। तो इसका जो टाइम माना जाएगा कंप्लीटेड ईयर 16, तो 17 माना जाएगा। 16 ईयर की जगह पे इसको मानेंगे अब 17 ईयर इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक दिक्कत है, रिटायरमेंट जो 4/1 को हो रहा है ना, इसको मैं 4/4 करना चाहूंगा, क्योंकि 24-25 का निकालना है ना। आगे कहता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हिज बेसिक सैलरी उसका था 44,000 एंड वॉज ऑल्सो एंटायर्ड डियरनेस अलाउंसेस 8,000 रुपए पर मंथ ऑन हिज रिटायरमेंट। रिसीव इसको होता है ग्रेजुएटी 6 लाख रुपए। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी, एग्जेम्प्ट कितना होगा टैक्स से, और इंक्लूड ग्रॉस टोटल सैलरी। चलिए आइए, मैं एक पॉइंट आपको बता दूं कि ग्रेजुएटी जो होता है ना, ये जो 20 लाख की लिमिट है ना, वो वंस इन अ लाइफ, पूरे लाइफ में इतनी ही लिमिट होगी। अब यहां पे ओल्ड और न्यू रिज्यूम का पंगा ही नहीं है, सबके लिए एक ही है। सिर्फ अलाउंसेस के अंदर ओल्ड और न्यू रिज्यूम का देखना पड़ता है, न्यू में टैक्सेबल, ओल्ड में नहीं। बाकी परक्विजिट्स और आपका सेकेंड जो हम कर रहे हैं रिटायरमेंट बेनिफिट, इसके अंदर है ही नहीं रोल। मैं एक ओल्ड न्यू से करके भी दिखा दूंगा। चलो चलिए साहब, सबसे पहले ये ओल्ड ले लेते हैं और ये न्यू ले लेते हैं। सबसे पहले बेसिक। बेसिक कहता है ये रिटायरमेंट कब हो गया, 4/4 को 2024 में। तो इसका डेट बदल दें। चलो थोड़ा डेट बदल रहा हूं मैं, इसको करने जा रहा हूं 2025। ठीक है, तो सो दैट 4/1/2025, तो जनवरी तो काम ही नहीं किया, तो इसने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तो काम ही नहीं किया, तो 9 मंथ तक इसको सैलरी मिला होगा। तो 9 मंथ तक सैलरी की अगर मैं बात करूं तो कितने मिले होंगे इसको सैलरी भाई, 44,000 इंटू 9। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, ध्यान रखना हमें। तो 44,000 इंटू 9, 396। मैं बड़े आराम से लेके चल रहा हूं, आपको कोई दिक्कत ना हो, बहुत तेज भी नहीं लेके चल रहा। अगेन कहूंगा कि अगर किसी कॉन्सेप्ट में, क्योंकि ये रिवीजन है, किसी कॉन्सेप्ट में लगता है यार ये वाला टॉपिक हमें मजा नहीं आया, तो आप रेगुलर क्लास में जाइए, सिर्फ इस टॉपिक की वीडियो देख लीजिए, रिवीजन में आपको बड़ा फायदा होगा इसमें। अब आगे देखें तो डीए, आगे देखा जाए तो डीए थोड़ा बढ़ा दिया मैंने साहब। चलिए देखते हैं,
डियरनेस अलाउंसेस की बात करें, वॉइस आ गई ना? 9 मंथ का दोबारा एक्सप्लेन। अब देखो 9 मंथ का मतलब है, अब देखिए इसने रिटायर हो गया है। रिटायर कब हो गया? 4/1/2025 में रिटायर हो गया, ठीक है। अब जब ये रिटायर हुआ है ना, तो रिटायर होने के बाद इसने, यानी 2025 हम निकाल रहे हैं, हम जो हमारा जो काम चल रहा है वो 1/4/2024 से लेके 31/3/2025 तक का काम चल रहा है। तो अगर इन ड्यूरेशन की देखें तो ये रिटायर 2025 में कब हुआ? जनवरी में। तो जनवरी वाले पार्ट को छोड़ ही दो आप, तो क्योंकि स्टार्टिंग में रिटायर हो गया। तो ये हम लेके चलेंगे कि भाई इसकी रिटायरमेंट हो गई, दिसंबर तक इसने काम किया है, तो अब अप्रैल से लेके दिसंबर काउंट करोगे, इसलिए 9 मंथ है। और इसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें हो जाएगा। आगे देखते हैं, डियरनेस अलाउंसेस की बात करें तो 8,000 इंटू में 9, 72,000, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ऑन हिज रिटायरमेंट रिसीव। अब यहां पे इसको ग्रेजुएटी मिला है 6 लाख, लेस करेंगे एग्जेम्प्ट, एग्जेम्पशन की अगर बात करें तो यहां 3 रूल लगेंगे। नंबर वन, एक्चुअल रिसीव, 6 लाख। नंबर 2, मैक्सिमम लिमिट 20 लाख। नंबर 3, 15/26 इंटू में लास्ट ड्रॉन सैलरी। अब सैलरी का मतलब यहां पे देखिए क्या कहा, बेसिक प्लस में डीए। तो लास्ट ड्रॉन सैलरी जो माना जाएगा 44 और 8, यानी 44,000 इंटू में 8 हो गया, सॉरी 44,000 प्लस में 8,000 यानी 52 इंटू में नंबर ऑफ ईयर 17 हो गए, तो 17। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 52,000 डिवाइडेड बाय 26 इंटू में 15, एक मिनट, 52,000 डिवाइड 26 इंटू में 15 और इंटू में 17, ये आ गया 5,10,000। तो इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वो हमारा एग्जेम्प्ट होगा। तो 6 लाख में अगर आप देखो तो सबसे कम 5,10,000 है, तो 5,10,000 एग्जेम्पशन मिल जाएगा। टैक्सेबल क्या रहने वाला है? टैक्सेबल रहने वाला है यहां पे 90,000, समझे? टैक्सेबल रहने वाला है 90,000। तो अगर टोटल देख लिया, टोटल देखा 3,96,000, 72,000 और प्लस 90,000, 558,000 558,000 ये आ गया हमारा टैक्सेबल यानी जीटीएस, ग्रॉस टोटल सैलरी। और माइनस क्या कर देंगे यहां से, स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि हमारा नए ओल्ड वाले के लिए हमारा है 50 और नए वाले के लिए 75, सिंपल, और टैक्सेबल सैलरी आ जाएगा। तो यहां मेरा मेन मुद्दा क्या था, समझाना ये है कि हम किस तरीके से ये 3 रूल चेक करके अप्लाई करेंगे। 3 रूल चेक करके हम अप्लाई करेंगे।
चलिए आइए अब बात करते हैं अगला पॉइंट, हम नॉट कवर। अगला पॉइंट बात करते हैं नॉट कवर। अब नॉट कवर में क्या रहता है कि आपने अपने आप को रजिस्टर नहीं करा रखा। अब नॉट कवर के अंदर एक्चुअल रिसीव और मैक्सिमम लिमिट 20 लाख तो सेम ही रहेगा, ये दोनों तो सेम ही है। फर्क आया जो 15/26 था ये हो जाता है 15/30, और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे एवरेज सैलरी लिया जाता है, और इसमें नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ वाला जो पार्ट है वो इग्नोर फ्रैक्शन करना है। इग्नोर फ्रैक्शन इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, ये काट दो नोट से। जैसे 10 साल 9 महीने हुए तो आप 10 साल ही मानोगे, 10 साल 6 महीने हुए तब भी 10 ही मानोगे, यानी ईयर कंप्लीट लोगे उसके बाद जितने महीने उसको इग्नोर करना है। अब यहां देखो सैलरी का मतलब क्या कहते हैं, बेसिक, इसके बाद डीए रिटायरमेंट बेनिफिट, उसके बाद परसेंटेज कमीशन, ठीक है ना। बेसिक है प्लस में डीए रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस में परसेंटेज कमीशन, और एवरेज सैलरी हमेशा लेंगे 10 महीने का। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन में, एक आर है पर्सन एंटायर्ड पी कंपनी और वो रिटायर होता है 21/10/2024 को, रिसीव करता है वो 360 एज अ ग्रेजुएटी, ही सर्व द कंपनी फॉर 26 ईयर 8 मंथ। तो अब यहां पे जो आप मानोगे ना सिर्फ 26 ईयर ही मानोगे। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के टाइम पे हिज सैलरी वॉज 15,000, रिटायरमेंट के टाइम पे इसका सैलरी क्या है 15,000 है। हाउएवर द एवरेज सैलरी फॉर 10 मंथ, एवरेज सैलरी कितना होगा हमारा 10 मंथ का होगा, प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट 14,000 रुपए, यानी जब ये रिटायर हो रहा था तो आपको मजे की बात यहां एवरेज सैलरी निकाल के दे दिया उसने 14,000, तो यही कंसीडर करेंगे पर मंथ। ही इज नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट। कंप्यूट द टैक्सेबल ग्रेजुएटी, what amount of the gratuity shall be taxable for our earlier his appointment P limited and work 4 year and was not entitled gratuity। तो पहले भी ये काम करता था और वहां पे उसने कितने साल काम किया, 4 साल काम किया। तभी हम पहले ए पार्ट की बात कर लेते हैं, ए पार्ट की बात करते हैं। इसमें ओल्ड न्यू का कोई पंगा ही नहीं है, तो मैं अब न्यू के बारे में बस मैं सिंपल निकालूंगा। अब देखिए यहां पे सबसे पहले, वैसे हालांकि सिर्फ कैलकुलेशन बोला है कितना एग्जेम्प्ट होगा, मैं एग्जेम्प्ट ही निकाल देता हूं, आपको पता तो चल ही गया। तो कितने पॉइंट चेक करोगे यहां पे सर, 4 पॉइंट। नंबर 1 एक्चुअल रिसीव, जो कि है 3,60,000। दूसरा मैक्सिमम लिमिट यहां पे भी क्या है, वो है 20 लाख। तीसरा 15/30 इनटू में लास्ट ड्रॉन सैलरी आपको दे रखा है, एवरेज सैलरी दे रखा है 14,400 और नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर 26 लोग हैं, तो 14,400 30 इंटू में 15 इंटू में 26 187,200। तो ये 3 पार्ट आपके हैं जिसमें से देखना होगा। इन तीनों में से जो कम होगा वो आपका एग्जेम्पशन मिल जाएगा, और ये रहा आपका तीनों में से कम। अगर हम देखें तो
तो ये जो फॉर्मूले से निकला है वो 1,87,200। तो ऐसे होगा ये ग्रेजुएटी 360 और लेस एग्जेम्प्ट और 187 200 360 187 200 1,72,800 1,72,800। ठीक है, ये रहा। यहां तक कोई डाउट बताइए। तो हमने ग्रेजुएटी के अंदर क्या देखा भैया, एक होगा कवर्ड, कवर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, एक होगा अनकवर्ड और अनकवर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे एवरेज सैलरी थोड़ा सा टिपिकल है, तो एवरेज सैलरी का मैंने यहाँ फॉर्मेट बता दिया। एक दो सवाल आपको टेनियर में मिलेंगे, ढूंढ के मैं डाल दूंगा, ढूंढ के उसको समझ के करना होगा आपको। और जिन बच्चों को इसको पूरा डिटेल वीडियो देखना है, जो हमारे से कोर्स के अंदर एनरोल है, वो जाके रेगुलर क्लास के अंदर ये अनकवर्ड वाला एक बार और देख लीजिएगा, जिससे कि आपको और भी ज्यादा क्लियरिटी मिल जाए। आइए आगे अगले पार्ट पे चलते हैं, दैट इज हमारा नेक्स्ट पार्ट इज पेंशन। अब पेंशन क्या होता है, पेंशन जब रिटायर होते हैं ना, हालांकि अब तो पेंशन वाला सिस्टम खत्म कर दिया है। जब हम रिटायर होते हैं तो रिटायर होने के बाद, जैसे ही हमने रिटायर हुए, तो रिटायर होने के बाद हमें अपने जीवन को चलाने के लिए कुछ पार्ट मिलता रहता है, उसको पेंशन कहते हैं। अब हो सकता है मे बी पेंशन को ना हम कम्यूटेड भी करवा लेते हैं, कम्यूटेड इन द सेंस कि हम पेंशन को ना एक साथ ले लेते हैं। समझिएगा बात को भी, देखिएगा। हुआ यूं कि मिस्टर राम की जो सैलरी है, मान लेते हैं लेट सपोज 50,000 है। अब जब ये रिटायर होगा ना, मिस्टर राम जब रिटायर होगा, तो रिटायर के टाइम पे होने क्या वाला है, रिटायर के टाइम पे इसकी सैलरी जो पहले 50 था वो 50 तो नहीं मिलेगा, लेट सपोज 30 मिलने लग गया। तो रिटायरमेंट के बाद हर साल मिलेगा 30, तो इसको बोलेंगे पेंशन। लेकिन कई बार राम को ऐसा लगता है मुझे पैसे की ज्यादा जरूरत है, इस 30,000 में मुझे एक साथ पेमेंट चाहिए, तो इसके पास ऑप्शन होता है कि इस 30,000 को मान लिया जाए कि हर महीने जो है, जो मिल रहा था, हर महीने में 10,000 लूं, और जो 20,000 रुपए है, इस 20,000 को मैं इकट्ठा सीधा सीधा 100 महीने का या 50 महीने का मैं ले लेता हूं। तो 50 महीने का एक साथ ही ले लिया मैंने, 20,000 इंटू में 50, तो दैट इज 10 लाख। तो 10 लाख रुपए जो इसने एक साथ ले लिया है, दैट इज कॉल, ये इसको पेंशन मिल गया है, ये इसको पेंशन मिला है, और ये भी कम्यूटेड हो जाएगा। और जो ये मंथली लेगा पर मंथ, इसे बोलेंगे अनकम्यूटेड। अनकम्यूटेड इसे बोलेंगे अनकम्यूटेड। ठीक है, ये कम्यूटेड होगा। तो एक चीज आपको समझना, कम्यूटेड पेंशन, अनकम्यूटेड पेंशन। तो अब इस बात की, ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये तो फुल्ली टैक्सेबल होता है, नॉर्मली है ये। और ये वाला पार्ट ना कुछ एग्जेम्पशन मिलता है हमें, वो एग्जेम्पशन कितना है वो देखेंगे। अब ये चेक करना होगा विद ग्रेजुएटी है या विदाउट। और एक बात और ध्यान रखना, मान लेते हैं मिस्टर राम की डेथ हो जाती है, तो डेथ होने के बाद उसके मिसेस को जो सैलरी मिलेगा उसे फैमिली पेंशन कहेंगे। ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे, फैमिली पेंशन। आइए देखते हैं, पेंशन की बात चल रही है। पेंशन में क्या है, नॉर्मल पेंशन। नॉर्मल पेंशन का मतलब है कम्यूटेड पेंशन, और यहां पे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, विद ग्रेजुएटी और विदाउट ग्रेजुएटी।
विद ग्रेजुएटी और विदाउट ग्रेजुएटी। अगर मैं बात करता हूं कम्यूटेड पेंशन का, तो इसमें एग्जम्पशन मिलेगा अगर विद ग्रेजुएटी है तो एक्चुअल रिसीव, कम्यूटेड की बात चल रही है ये, ठीक है ना, ये चल रही है कम्यूटेड की, और 1/3 करोगे अगर आप विद ग्रेजुएटी लेते हो। अगर विदाउट ग्रेजुएटी लेते हो तो एक्चुअल रिसीव और 1/2 करोगे, जो इन दोनों में से लोअर होगा वो एग्जम्प्ट मिल जाएगा। और अनकम्यूटेड वाला पार्ट सिंपल पूरा का पूरा आपका जो अनकम्यूटेड है वो रेगुलर नेचर का है, वो सैलरी में एज ए टैक्सेबल होगा। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है तो ऐसे सिचुएशन में एग्जेम्प्ट हो जाता है कौन से वाला पार्ट भैया, कम्यूटेड। अगर फैमिली पेंशन की बात करें, मतलब आफ्टर डेथ उसके मेंबर को मिलता है, तो वो टैक्सेबल होता है अदर सोर्स में, वो सैलरी का पार्ट ही नहीं माना जाएगा। और एग्जेम्प्ट होगा लोअर ऑफ एक्चुअल रिसीव, और मैक्सिमम लिमिट 25,000। इसमें रिवाइज हुआ है, पहले ये 15,000 था, इसको बढ़ा के अब 25,000 कर दिया गया, ये चेंज है, ठीक है। तो हम एक इस पे क्वेश्चन देख लेंगे, एक इस पे क्वेश्चन देख लेंगे। बड़ा सिंपल है कि अगर पेंशन मिलता है तो विद ग्रेजुएटी या विदाउट ग्रेजुएटी। अगर विद ग्रेजुएटी मिलता है तो एक्चुअल रिसीव 1/3, विदाउट में एक्चुअल रिसीव 1/2। किसका, कम्यूटेड का 1/2 या 1/3, फुल पेंशन जो होगा उसका। आइए देखिए। उम्मीद है कि जो आप क्लास देख रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इस क्लास को बनाने में बिलीव करिएगा बहुत मेहनत लगी है और इसके पीछे बहुत काम करना पड़ता है, तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। कहता है ए रिटायर 15/4/2024 फ्रॉम बी कंपनी लिमिटेड, ही वॉज एंटायर्ड टू अ पेंशन 8,000 रुपए पर मंथ। तो जो पेंशन होगा इसका 8,000 रुपए पर मंथ का। रिटायर 15/4/2024 को हो गया, मतलब स्टार्टिंग में ही, मतलब एक तरीके से रिटायर हो गया। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 75% ऑफ पेंशन कम्यूटेड, जो कि मिला उसे 2,40,000। अब ऐसे समझिएगा, रूल क्या कहता है, नंबर 1 एक्चुअल रिसीव जो कि है, और नंबर 2 किस में से चेक करोगे, विद ग्रेजुएटी है तो 1/3 ऑफ फुल पेंशन। आ जाइए नंबर 1, एक्चुअल रिसीव में आपका आएगा 240। नंबर 2, यहां पे 1/3 होगा, विद ग्रेजुएटी का कर रहे हैं, इनटू में फुल पेंशन। तो फुल पेंशन पता ही क्या है, इसने जो 240 लिए हैं ना, और ये जो कम्यूटेड कराया ये सिर्फ और सिर्फ 75% के बराबर है। तो फुल निकालने के लिए डिवाइड कर दोगे 75 से और इनटू कर दोगे 100। जो आपने ये वाला स्टेप किया है ना, ये करा है अपने फुल निकालने के लिए, तो फुल का 1/3 ले लेंगे। तो जो 40 डिवाइडेड बाई 75 इंटू में 100 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ गया 1 लाख कुछ समथिंग। इसका कैलकुलेशन अगर मैं यहां लिखूं तो 1,06,666, 1,06,666 रुपये, ये आ गया हमारा 1,06,666 रुपये, ठीक है। आइए अब यहां पे दोनों में से कम क्या है हमारा, ये है, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो अगर मैं यहां ग्रेजुएटी में निकालूंगा, तो सैलरी जब निकाली गए तो सैलरी देखो ऐसे निकालते हैं ना हम, तो ये सैलरी कुछ ऐसे निकलता है। तो मैं यहां पे लिखूंगा पेंशन। अब हमारा पेंशन जो डिसाइड था 8,000 था, तो 8,000 रुपए में से 25% जो था वो अनकम्यूटेड था। तो 8,000 इंटू 25% 2,000, तो 2,000 इंटू में 12 तो मिलेगा ही मिलेगा, 24,000 रुपए जो कि अनकम्यूटेड है। और बाकी जो हमारा कम्यूटेड है, कम्यूटेड की बात करें तो हमें मिला था 240।
और माइनस कर देंगे हम एग्जेम्प्ट। कितना एग्जेम्प्ट? 106,666, 240, 106, 133, 34, ये हो गया। इस तरीके से आगे सैलरी के कंपोनेंट्स जुड़ते जाएंगे। अब इसी को बोला गया कि अगर ग्रेजुएटी नहीं लेता तो क्या होगा? तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, अगर वो ग्रेजुएटी नहीं लेता तो रूल तो वही लगने थे, बस यहाँ पे एक्चुअल रिसीव जो रहेगा वो रहेगा हमारा 240 इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और जो होगा हमारा लिमिट जो दे रखा है क्या 1/2 कर देंगे। इनटू में फुल पेंशन कैसे निकालोगे? 240 डिवाइडेड बाय 75 इनटू 100, और डिवाइडेड बाय 2, 160 आ जाएगा ये। तो इन दोनों में से जो लोअर होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, यानी 160 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो जब आप सैलरी कैलकुलेशन करोगे तो पेंशन लिखोगे 240 और माइनस कर दोगे 160, माइनस कर दोगे एग्जेम्प्ट 160, तो 240 में से माइनस हो जाएगा 160, 80,000। समझे बात आप? ये था पेंशन, ग्रेजुएटी भी कर लिया, पेंशन भी कर लिया। हर एक पार्ट को अच्छे से देखना है, उसके बाद अच्छे से आपको रिकॉर्ड मतलब लिखना है, लिखने के बाद आप टू बी कंटिन्यू आगे करोगे। अब देखते हैं साहब लीव एनकैशमेंट, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन पक्का आएगा। लीव एनकैशमेंट क्या होता है? लीव एनकैशमेंट होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको ना, जैसे 30 दिन की जॉब होती है तो 30 में 4 दिन की तो छुट्टी मिलती है, और जो कि हमारा पब्लिक हॉलीडे है दिवाली दशहरा, इन पे तो छुट्टी मिलेगी। इसके अलावा कुछ कैजुअल लीव होती है, जैसे कि आपको 2 दिन मतलब 30 दिन काम करो और उसमें साल में 2 दिन आप जो है अपनी मर्जी से छुट्टी ले सकते हो, उस छुट्टी के पैसे नहीं कटेंगे। अगर आपने 3 दिन छुट्टी करी तो 1 दिन के पैसे कट जाएंगे, तो 2 दिन काम करके उसके पैसे नहीं कटेंगे, और बाकी 3 दिन करोगे तो कट जाएंगे। तो कई एम्प्लॉय ऐसे होते हैं वो 2 दिन की छुट्टी ही नहीं लेते, काम ही करते रहते हैं, तो धीरे 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 करके एक्यूमुलेट हो जाता है हॉलीडे। तो गवर्नमेंट कहती है, जो एम्प्लॉयर है वो कहेगा यार तुम्हें पिछले महीने 2 दिन की छुट्टी नहीं ली थी, मैंने ले लेते हैं आप, रूल के हिसाब से था। तो उसने बोला नहीं सर मैंने काम कर लिया, जब जरूरत पड़ेगा ले लूंगा, इकट्ठी ले लूंगा। तो ये जो छुट्टी है, पहले साल नहीं लिया, दूसरे साल लेंगे तो 4 दिन, दूसरे महीने नहीं लिया 4 दिन हो जाएगा, तीसरे महीने नहीं, पूरे साल ही नहीं लिया तो 24 दिन हो जाएगा। तो इस तरीके से एंड में क्या करता है एम्प्लॉयर, बोलता है कि भाई ये छुट्टी तुम्हारे लिए नहीं है तो इसके तुम पैसे ही ले लो। उसको बोलते हैं लीव एनकैशमेंट। उसको क्या बोलेंगे हम? लीव एनकैशमेंट। तो लीव एनकैशमेंट की बात करें तो लीव एनकैशमेंट क्या होता है? या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा या नॉन गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ड्यूरिंग द जॉब मिलेगा तो फुल्ली टैक्सेबल है, और आफ्टर रिटायरमेंट मिलेगा तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा तो आफ्टर रिटायरमेंट, ड्यूरिंग द जॉब फुल्ली टैक्सेबल, आफ्टर रिटायरमेंट में 4 पॉइंट चेक होंगे। यहां पे क्या क्या 4 पॉइंट है सर? एक्चुअल रिसीव, 10 एवरेज सैलरी, और अनयूज्ड लीव डिवाइडेड बाय 30, और मैक्सिमम लिमिट हमारा कितना है? 25 लाख। ये कुछ समय पहले ही रिवाइज हुआ है, पहले ये 3 लाख हुआ करता था, इसको 25 लाख कर दिया। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये एग्जाम्पल, इसको काट दीजिए, ठीक है। ये देखते हैं, अब यहां पे एवरेज सैलरी बोला हुआ है, ये ध्यान दो। तो जो एवरेज सैलरी होगा ऑन द बेसिस ऑफ 10 मंथ सैलरी, बेसिक प्लस डीए रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस परसेंटेज कमीशन, एज पर रूल ओनली 30 डेज अलाउड इन अ ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
कि आपको 30 दिन से ज्यादा जब छुट्टी मिलेगी ना ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप ना 30 दिन को ही कंसीडर करोगे। मान लो 42 दिन की छुट्टी मिल रही है एक साल में, एक साल की बात चल रही है, तो आप 30 दिन के हिसाब से कैलकुलेशन करके एग्जम्पशन लोगे। तो इन चारों पॉइंट में से जो कम होगा, जो आपको ये चारों पॉइंट दिख रहा है, इस चारों पॉइंट में से जो कम होगा वो आपको एग्जम्प्ट कर जाएगा। और ये याद रखना 30 दिन। अभी प्रैक्टिकल जब तक मैं क्वेश्चन नहीं कर लेता तो मैं कितना भी बोलता रहूं, आपके मतलब क्लियरिटी नहीं मिल पाएगी। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। कहता है एक एम्प्लॉई है XYZ प्राइवेट लिमिटेड में, रिटायर फ्रॉम कंपनी 30/11/2024। एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट ही रिसीव एज अ लीव सैलरी, मतलब ये जो मिला 14,44,000 लीव सैलरी। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, सैलरी उसकी ये है, सर्विस उसने 20 साल 8 महीने करें, लीव एनकैशमेंट आपको दे रखा है, लीव अवेल सर्विस 14 महीने का लीव मिला है, 14 इंटू में 30 ले लोगे। और अनअवेल, अनअवेल का मतलब जिसको अनयूज किया है, अनयूज। एवरेज सैलरी दे दिया आपको कि 88,000 लेना है आपको। लीव एंटाइटलमेंट ये है 1 and 1/2 है ये, यानी 45 दिन देती है आपको एवरी कंप्लीटेड ईयर में। तो आपको 30 दिन के हिसाब से अपने कंप्यूट टैक्सेबल लीव एनकैशमेंट। आइए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पे इसने कहा 45 दिन, तो ये बात नहीं चलेगी। 4 पॉइंट चेक करेंगे। नंबर 1 एक्चुअल रिसीव 14,40,000। नंबर 2 मैक्सिमम लिमिट भाई 25 लाख है। इन तीनों में से जो कम होगा वो एग्जम्पशन मिलेगा। नंबर 3 10 इंटू में एवरेज सैलरी, तो एवरेज सैलरी 88,000 है, तो 8,80,000। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है 4 अनयूज लीव निकालना। तो हाउ टू कैलकुलेट अनयूज लीव, अनयूज्ड लीव, अनयूज लीव कैसे निकालेंगे? आपका इसका टोटल जो ईयर था अनयूज का, कहता है अनअवेल लीव 16 महीने। ईयर कितने काम किए इसने? टोटल काम, टोटल पहले होना कितना चाहिए था टोटल लीव? भाई टोटल लीव जो होना चाहिए था वो होना चाहिए 20 साल काम किए इसने, तो 20 साल के हिसाब से 20 इंटू में गवर्नमेंट रूल 30, तो यानी 600 होने चाहिए। माइनस कर दो इसमें से यूज कितना किया, तो यूज भाई कहता है इसने 14 महीने कर लिए, तो 14 इंटू में 30, तो 14 इंटू में 30 420 माइनस 600 180, 600 माइनस 420 180, 180 आपका ये अनयूज माना जाएगा। ये वाला जो अनयूज दे रखा है ना, आपको ध्यान देना, ये वाला जो अनयूज दे रखा है ना कि अनअवेल्ड लीव जो अनयूज्ड है, इसका कोई रेलेवेंसी नहीं रह जाता अगर 30 दिन से ऊपर की छुट्टी हो। अगर 30 दिन से कम होता तो मैं सिर्फ अनयूज में 16 इंटू में 30 कर देता। और कैसे पता चला भाई? ये जो आपको 45 दिन दे रखा है, यानी 1.5 महीने 45 दिन है, इसलिए मुझे ये काम करना पड़ा। तो अब रूल के हिसाब से क्या कहता है, देखो रूल क्या कहता है भाई। रूल कहता है अनयूज डिवाइडेड बाय 30। तो अनयूज कितना है 180, डिवाइड करो इसको 30 से, इनटू में लास्ट ड्रॉन सैलरी। कितनी है लास्ट ड्रॉन सैलरी हमारी? 88,000। और आगे क्या कहता है रूल में? एवरेज सैलरी, बस एवरेज सैलरी जो भी लास्ट है वो ले लीजिए। तो 180 डिवाइडेड बाय 30 इंटू में 88, यह गया 528। तो आप खुद समझिए जो ये दे रखा है इन तीनों में से सबसे कम कौन सा है? चारों में से, सॉरी। तो आप देखेंगे ये वाला कम है, और अक्सर यही वाला कम निकलेगा। तो जब आप सैलरी कैलकुलेट करोगे ना, तो सैलरी कैलकुलेट करते टाइम पे जैसे आप फॉर्मेट देखिए, इसी तरीके से करते हैं कैलकुलेट। बेसिक वगैरह लिखोगे तो आप लिखोगे यहां लीव एनकैशमेंट, लीव एनकैशमेंट या लीव सैलरी 14,40,000। यहां से लेस कर दोगे एग्जेम्प्ट,
और एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी भाई? 5,28,000, 5,28,000। तो 14,40,000 माइनस 5,28,000, 9,12,000। ये टैक्सेबल वाले पार्ट में चला जाएगा। ओल्ड रिजिम हो न्यू रिजिम हो, बात एक ही है, किसी में कोई चेंज नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है आपको? बताइए, यहां तक क्लियर है? वॉइस वगैरह सब कुछ एकदम ओके? यहां तक एकदम क्लियर? आइए अगले पे बढ़ते हैं। प्रोविडेंट फंड। अब ये पीएफ होता है। पीएफ क्या होता है समझो। जब हम जॉब करते हैं ना, तो हमारे जॉब के टाइम पे हमारा एम्प्लॉयर हमारी सैलरी में से कुछ पैसे काट के हमारे नाम से प्रोविडेंट फंड में जमा करवाते हैं, और इस पैसे के अंदर ये हमारा ही पैसा होता है। तो इसके अंदर जितना मैं कंट्रीब्यूट करता हूं उतना मालिक भी अपनी तरफ से मिला देता है और फिर जमा करा देता है। ये इसलिए कराया जाता है ताकि इन फ्यूचर में अगर आपको लगता है, आपको जरूरत लगता है कि भाई इन फ्यूचर के अंदर आपको पैसे की जरूरत होगी, रिटायरमेंट के बाद पैसे की जरूरत होगी, तो ये पैसा इतना इकट्ठा हो जाता है कि आप इसे निकाल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयर काटता है आपकी सैलरी में से, मान लो आपकी सैलरी 10,000 है, तो एम्प्लॉयर आपको 10 नहीं देगा, 9 ही देगा, मान लेते हैं 1,000 आपके कट गए, और एम्प्लॉयर अपनी जेब से 1,000 और मिलाएगा और आपके नाम से 2,000 जमा करा देगा। अब जब 2,000 जमा करवा दिया तो धीरे धीरे हर महीने जुड़ते जुड़ते बहुत सारा पैसा हो जाता है, और आप चाहो तो जब मर्जी आप इसको निकाल सकते हो, विड्रॉ भी कर सकते हो। जब आप इसे निकालोगे तो वहां रीजंस देना पड़ता है कि क्यों निकालेंगे। तो बहुत लोग अपने बच्चे की शादी में, बच्चे की पढ़ाई पे, कोई मकान घर खरीद रहे तो इस पैसे को निकालते हैं क्योंकि इकट्ठा हो जाता है। तो प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड की अगर हम बात करें तो एक है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, एक है हमारा अनरिकॉग्नाइज। अगेन रिकॉग्नाइज मतलब जो रजिस्टर्ड है, और जो नहीं रजिस्टर्ड है वो अनरिकॉग्नाइज हो गया। अगर आपका रिकॉग्नाइज है तो जब आप डिपॉजिट करोगे तभी आपको सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। जैसे ही आपके मालिक ने, देखो आपके पैसे जमा हो रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मालिक जो अपनी जेब से पैसे जमा कर रहा है 1,000 रुपए, वो तो आपको फायदा मिल रहा है, तो वो पार्ट टैक्सेबल हो जाएगा, और जब निकालोगे तो नहीं होगा। लेकिन अनरिकॉग्नाइज में डिपॉजिट करते टाइम पे कुछ नहीं होगा, विड्रॉल करते टाइम पे टैक्सेबल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में आरपीएफ कह रहा हूं। तो कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट दो चीजें मिलके वहां पे होता है। आपका जो कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि आपने जो 1,000 रुपए दिए हैं उसे कंट्रीब्यूशन कहते हैं। तो आपका एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों ने मिलकर पैसे जमा कराए होंगे, तो नॉट टैक्सेबल। अगर एम्प्लॉय का पैसा होगा टैक्सेबल नहीं होगा, बल्कि उसका तो डिडक्शन मिल जाएगा 80C के अंदर। और सैलरी चैप्टर जब आप 10 ईयर के लगाओगे तो पहले आप डिडक्शन वाला चैप्टर जरूर कर लेना, नहीं तो फिर लास्ट में आपको दिक्कत होगी। अगर एम्प्लॉयर करता है तो 12% तक आपका एग्जेम्प्ट है, 12% से ऊपर होगा तो टैक्सेबल होगा। और सैलरी का मतलब क्या है? आपका बेसिक डीए रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस में कमीशन, जो कि अभी तक ज्यादातर जगह पे चलता है। और इंटरेस्ट के केस में 9.5% तक एग्जेम्प्ट है, उससे ऊपर टैक्सेबल। मान लो 14% मिला इंटरेस्ट, तो 14 में से 9.5 हटा दो तो बच गए आपके कितने? 4.5, वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो जब तक इस पे क्वेश्चन नहीं करेंगे तो हमें क्लियर नहीं होगा। तो आइए देखते हैं, हमारे सामने क्वेश्चन है। कहता है वर्किंग एज अ जनरल मैनेजर, उसकी बेसिक सैलरी दे रखी है 20,000 रुपए, बोनस दे रखा है आपको, इसके साथ कन्वेंस अलाउंसेस दे रखा है और मेडिकल अलाउंस दे रखा है, और रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 10% डालते हैं। ही प्रोवाइड रेंट फ्री अकोमोडेशन गुड़गांव, और जिसकी पॉपुलेशन 20 लाख है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन इंक्लूडिंग द सैलरी, असेसमेंट 25-26, ऑन्ड नॉट ऑन्ड और एंड ऑल सारी चीजें दे रखी है आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वैसे हम पहले कर चुके हैं, तो मैं एक ही पार्ट करूंगा इसका, ये वाला तो रहने दो, कर लिया हमने। यहां पे भी ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम का कोई मायने नहीं है। ओल्ड और न्यू रिजिम जो चलता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अलाउंसेस में चलता है, और ये प्रोविडेंट फंड है आपको। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? बेसिक 20,000 इंटू में 12, 240, ये मिल गया। इसके बाद बोनस भी मिला, वो भी ऐड हो जाएगा।
बोनस भी ऐड हो जाएगा 38,400। उसके बाद कन्वेंस ये 70%, तो 4,000 का 30% टैक्सेबल होगा, 1200 इंटू 14,400। तो जो 4,000 था 70 तो खर्च ही कर दिए, तो 30 ही आपके सैलरी में जाएंगे ना, इंटू में 12, तो 14,400। इसके बाद एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन RPF 1,000 रुपये पर मंथ यानी 12,000 रुपये डले, लेस एग्जेम्प्ट हो जाएगा अप टू 12%। अब यहां सैलरी का मतलब है बेसिक जो कि है 240 प्लस DA वगैरह है नहीं, कुछ है नहीं, तो सैलरी आपका यही माना जाएगा। आपको सैलरी का मतलब बताया ना, ये बेसिक DA और ये सब कुछ है नहीं, तो सिर्फ 240। तो 240 का अगर मैं 12% निकाल दूं तो ये 28,800 रुपये बनते हैं। और आपने तो भाई मालिक ने, एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूशन किया, सिर्फ 10% किया है। और एक मिनट, मैंने गलत देख लिया, मेडिकल अलाउंस था, यहां गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, जो था वो मेडिकल अलाउंस था, तो 12,000 रुपए। इसके बाद RPF 10% डालता है सैलरी का, तो RPF अगर 10% सैलरी का डालता है तो 2,40,000 का 10% 24,000 होता है। और एग्जेम्प्ट कितना होगा, पूरा हो जाएगा, क्योंकि 12% तक एग्जेम्प्ट होता है, तो 24,000 ही एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो ये हो गया 0। 24,000 ही एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो होगा 0। आ जाएगा 240 प्लस में 38,400 प्लस 14,400 प्लस 12,000, 3,04,800। ठीक है, ये GTS आ गया। अगर इस पे इंटरेस्ट भी होता तो इंटरेस्ट मिल जाता। ये मैंने RPF वाले पॉइंट मैंने कहा कि इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं, अननेसेसरी का टाइम। वैसे लिखना चाहते हो RPF, पॉपुलेशन 20 लाख है तो 20 लाख में 7.5% लोगे, 7.5% में सैलरी में सब जुड़ जाएगा, RPF नहीं जुड़ेगा सैलरी में, तो ये वाला पार्ट मैंने डिलीट कर दिया है ना। सिर्फ मुझे यहां PF का बताना था। उसके बाद URPF की बात कर लेते हैं। इंटरेस्ट का केस यहां पे था नहीं, मैं बता देता हूं। मैं इसमें ना इंटरेस्ट भी ऐड ऑन करना चाहूंगा, क्वेश्चन में कुछ ऐड कर देता हूं, क्वेश्चन में थोड़ा ऐड कर देता हूं, इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं। इंटरेस्ट कैसे होगा ये देखिए, मान लेते हैं इंटरेस्ट इसको मिला 15,000 एट द रेट 15% के हिसाब से, इसको 15,000 मिला एट द रेट 15% के हिसाब से, तो RPF के ऊपर इंटरेस्ट आएगा, तो 9.5% तक एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो बाकी का टैक्सेबल हो जाएगा, तो कितने पार्ट टैक्सेबल होगा अगर देखो यहां पे, तो भाई 15 में से 9.5 तो यानी 5.5 टैक्सेबल होगा। तो आपको इसको करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। 15,000 डिवाइड करोगे आप 15 और इसका आपका टैक्सेबल होगा 5.5, मतलब पूरे जो जितना टोटल इंटरेस्ट होगा उसको डिवाइड करेंगे तो एक फुल इंटरेस्ट बन जाएगा, फुल अमाउंट बन जाएगा, उसका 3% टैक्सेबल होगा ना, क्योंकि ये 15,000 खुद ही इंटरेस्ट है, इनटू में 5.5, तो ये 5500 टैक्सेबल हो जाएगा। इस तरीके से इंटरेस्ट का रहने वाला, क्लियर है, इस तरीके से इंटरेस्ट का रहने वाला है। आइए URPF के बाद URPF अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ये डिपॉजिट के टाइम पे कुछ भी नहीं होता है, इसका डिपॉजिट के टाइम पे एग्जेम्प्ट हो जाता है। विड्रॉल के टाइम पे अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है तो फुल्ली टैक्सेबल, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट हो जाता है। जैसे मान लो मैंने निकाला तो 10 लाख रुपए मिले, जिसमें से 4 लाख रुपए तो थे हमारे एम्प्लॉयर वाले और मैंने भी दिए थे, और एम्प्लॉय वाले जो थे वो भी 4 लाख थे, और इसमें
ब्याज भी मिला, तो ब्याज जो मिला 2 लाख, 1 लाख रुपए मेरे वाले पे मिला था ब्याज इंटरेस्ट, और फिर 1 लाख रुपए मिला था एम्प्लॉयर वाले पे इंटरेस्ट। तो जो मेरा पैसा मिला है, जो मैंने जमा किया था, वो तो एग्जेम्प्ट होगा। जो मालिक ने जमा किए थे वो मिलेगा, वो फुल्ली टैक्सेबल। तो यहां नुकसान है थोड़ा सा, वहां पे 12% माइनस होके भी होता था, यहां पे पूरा ही हो गया विड्रॉल के टाइम पे। इंटरेस्ट की बात करें तो एम्प्लॉयर वाला तो सैलरी के हिस्से में ही जुड़ जाएगा, और जो मेरे वाले 4 लाख मिले थे उस पे जो मुझे मिला है वो अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। तो यूआरपीएफ जब हम निकालते हैं तो जो मालिक वाला पैसा है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फुल्ली टैक्सेबल और उसका इंटरेस्ट भी फुल्ली टैक्सेबल, और मेरे वाले कंट्रीब्यूशन को एग्जेम्प्ट कर दिया गया, और मेरे वाले कंट्रीब्यूशन पे जो ब्याज मिलेगा वो कहां चला जाएगा, अदर सोर्स के अंदर चला जाएगा। ये था हमारा आरपीएफ। आइए आगे, अगला पार्ट है एलटीसी, लीव ट्रेवल कंसेशन। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, और ये वाला जो बेनिफिट है ये सिर्फ और सिर्फ ओल्ड वालों को मिलता है। लीव ट्रेवल कंसेशन क्या होता है कि आपको ना, आप बहुत टाइम तक काम करते हो, जैसे मैं कई बार बहुत टाइम तक पढ़ाता हूं तो लगता है कहीं थोड़ा सा घूम के आ जाऊं तो थोड़ा दिमाग फ्रेश हो जाएगा। तो माइंड को रिलैक्स और फ्रेश करने के लिए एम्प्लॉयर टिकट दे देता है, जाओ घूम के आ जाओ थोड़े दूर, या फिर कुछ पैसे दे देगा, जाइए आप घूम के आइए, आप थोड़ा सा टेंशन फ्री रहेंगे तो और अच्छे से काम कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो एलटीसी इंडिया के अंदर कॉन्सेप्ट है, और घूमने जो दिया जाता है वो सिर्फ इंडिया में दिया जाएगा। आप इंडिया से बाहर जाएंगे तो जितना भी आपको मिलेगा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो जब आप बाहर घूमने के लिए जाएंगे तो ऐसे सिचुएशन में पूरा टैक्सेबल, और इंडिया में होंगे तो फिर आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। जितना खर्चा हो जाता है उसका एग्जेम्पशन, मान लो आपको 2 लाख दे दिया, 2 लाख में से आपके 2 लाख खर्च हो गए घूमने पे, तो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, इसमें कोई टैक्सेबल नहीं। न्यू रिजिम के अंदर देखा जाए तो फुल्ली टैक्सेबल है ये। ओल्ड रिजिम में अगर आप रेल के फर्स्ट क्लास से जाते हो तो एग्जेम्पशन मिलेगा, एयर से जाते हो तो इकोनॉमिक क्लास से जाना है आपको, और बस से जाते हो तो एसी बस से चले जाना है, और आपको लेना है शॉर्टेस्ट रूट, यानी कि आपको दिल्ली अगर मुंबई जाना है तो पहले कोलकाता जाओगे या फिर मुंबई जाओगे, नहीं दिल्ली में रह रहे हो तो डायरेक्ट मुंबई की फ्लाइट लो आप। शॉर्टेस्ट रूट से जो भी खर्चे होंगे वो सब अलाउड हो जाएंगे, एक्चुअल अमाउंट लेस एक्सपेंस, बैलेंस विल भी आपका जो होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। और कौन कौन इसके अंदर अलाउड है, आप घूमने जा सकते हो, और आपके 2 बच्चे अलाउड हैं, और आपकी वाइफ, 3 जने पे जो भी खर्चे होंगे, यानी टोटल 4% पे जो भी एक्सपेंस होता है गवर्नमेंट आपको अलाउड कर देती है। तो इसको बोलते हैं लीव ट्रेवल कंसेशन। तो लीव ट्रेवल कंसेशन क्या है कि अगर हम देखा जाए तो न्यू रिजिम में तो नहीं है, ओल्ड रिजिम के अंदर आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है जितना पार्ट आप खर्च करोगे, सिंपल। इसके बाद आ जाते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा ना एंटरटेनमेंट, सबसे पहले देखो एंटरटेनमेंट होता क्या है कि हम अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में बड़े पोस्ट पे हैं, मैनेजर के पोस्ट पे हैं, तो वहां पे कस्टमर आते हैं उनकी खातिरदारी करते हैं, उसके हॉस्पिटैलिटी के लिए हमें कुछ पैसे दिए जाते हैं मैनेजर को कि भाई तुम ये सब देख रेख करना छोटी मोटी चीजों को। तो वो जो पैसे मिले हैं वो दैट इज कॉल्ड एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर प्राइवेट में मिलता है तो पूरा टैक्सेबल है भाई, उसके अंदर कुछ भी नहीं छूट मिलेगी। लेकिन सरकारी में मिलेगा तो एक्चुअल रिसीव मैक्सिमम लिमिट 5,000 और 20% ऑफ बेसिक सैलरी, जो तीनों में से कम होगा वो एग्जेम्पशन में मिलेगा। तो ज्यादातर केस में 5,000 ही हो जाता है। लेट सपोज आपको 20,000 रुपए का एग्जेम्पशन मिला एंटरटेनमेंट अलाउंस, तो 3 रूल चेक करोगे, एक्चुअल रिसीव दैट इज 20,000, दूसरा चेक करोगे मैक्सिमम लिमिट 5,000, और सैलरी मान लेते हैं कि इसकी 2 लाख बन रही है तो 2 लाख रुपए बेसिक सैलरी की बात करना, तो तीसरा 2 लाख रुपए का आप 20% निकालोगे जो कि होगा 40,000, तो आपको एग्जेम्पशन क्या मिलेगा 5,000, और ये भी ओल्ड में, न्यू वाले में नहीं मिलेगा। इसके बाद हमारा लास्ट ये है एक प्रोफेशनल टैक्स। इन दोनों पे ही क्वेश्चन देख लेंगे। प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है कि एम्प्लॉयर ना, स्टेट गवर्नमेंट, आप जिस स्टेट के अंदर अपनी फैक्ट्री और वर्किंग कर रहे हो तो स्टेट गवर्नमेंट आपसे एक टैक्स लेता है, और वो टैक्स आप सारे एम्प्लॉय से वसूलते हो, उसको बोलते हैं प्रोफेशनल टैक्स के नाम से। तो अगर पेड एम्प्लॉय करता है तो सबसे पहले बेसिक सैलरी, डीए और जीटीएस ऐसे आ जाएगा, और लेस कर दोगे प्रोफेशनल टैक्स। लेकिन अगर पेड एम्प्लॉयर करता है तो आप पहले एक बार देखो यहां पे ऐड किया और फिर एक बार माइनस किया, और अगर आप न्यू रिजिम में हो तो न्यू रिजिम में कोई एग्जेम्पशन नहीं है, लेस वाला ऑप्शन ही नहीं है, ऐड करना है बस आपको।
आइए देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कहता है कि इसकी बेसिक सैलरी आपको दे दी इसने, डीएनएस अलाउंसेस फॉर्मिंग पार्ट दे दिया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 1 चाइल्ड के लिए दे दिया, एंटरटेनमेंट अलाउंस आपको दे दिया, और ये वर्किंग करता है कहां पे, एक प्राइवेट कंपनी में, तो एग्जेम्पशन की बात ही नहीं है, फुल्ली टैक्सेबल। ही एंटायर्ड अ कार 1.6 लीटर ऑफिशियल एंड पर्सनल, और ही पेड 1200 रुपए टुवर्ड प्रोफेशनल टैक्स टू गवर्नमेंट, वो खुद पे कर रहा है। कंप्यूट द इनकम टैक्स सैलरी। चलिए, अगर ये ओल्ड में हो और न्यू में, दोनों में पूछा गया है, तो मैं दोनों में ही निकाल देता हूं। ओल्ड और न्यू, बेसिक 17,700 इंटू में 12, 17,700 इंटू में 12, ये हो गया हमारा 2,12,400। टोटल हमने 21 क्वेश्चन कर लिए, देख लो। और डीए पूरा ही आ जाएगा, डीए 2,000 इंटू में 12, ये आ गया 24,000। ठीक है। डीए के बाद चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन में से मिला 250 रुपए एक बच्चों का, तो 250 में से 100 रुपए का एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेस कर दो 100 रुपए, तो बाकी जो 150 बच गए ये टैक्सेबल है, इंटू में 12, तो 150 इंटू में 12 देखोगे तो 1800। लेकिन अगर न्यू रिज्यूम में हो तो आपको पूरे 250 इंटू में 12 होगा, कोई एग्जम्पशन नहीं है, पूरे 3000। इसके बाद मिला एंटरटेनमेंट अलाउंस, पूरा टैक्सेबल, 250 इंटू में 12, 3000। ओल्ड हो चाहे न्यू हो, क्योंकि प्राइवेट एम्प्लॉई है, पूरा टैक्सेबल। अगर सरकारी एम्प्लॉय नहीं होता तो एग्जेम्पशन मिल जाता, सॉरी सरकारी एम्प्लॉय होता तो लास्ट में एग्जेम्पशन भी कैलकुलेट करते हैं। कार मिला इसे। अब पर्सनल और ऑफिशियल, यहां पे ये नहीं बताया, आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे ये नहीं बताया कि खर्चा करा किसने है, बस बोल दिया पर्सनल और ऑफिशियल। तो खर्चा करा किसने, मान लेंगे ऐसे सिचुएशन में कि एम्प्लॉयर ने ही खर्च किया है, तो आप बताओ कितने लगेंगे, 1600 सीसी नहीं है, तो उस केस में मैंने आपको बताया था कि आपका 1800 रुपए इंटू में 12, ये फिक्स है 1800 इंटू में 12, तो 21,600। अगर 1600 सीसी से ऊपर होता तो 2400। ड्राइवर बोला नहीं तो अजम्पशन लेंगे कि ड्राइवर है नहीं। ही पेड प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स पेड कर रहा है तो वो तो बाद में माइनस होगा, इसने पे किया है, मालिक ने नहीं पेड किया, तो ये आ जाएगा जीटीएस। तो जीटीएस अगर निकालू 2,12,400 प्लस में 24,000 प्लस 1,800 प्लस 3,000 प्लस 21,600, 2,62,800, 2,62, इसमें ज्यादा हो जाएगा थोड़ा सा, प्लस 1,800 और 1,200 और ऐड हो जाएगा, 2,64। अब लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले, तो यहां पे तो भैया 50 और यहां 75, और लेस करेंगे हम फिर से प्रोफेशनल टैक्स, तो ओल्ड में मिल जाएगा कितने का, भाई इसने पेमेंट किया था 1200, तो 1200 माइनस, और न्यू में नहीं मिलेगा। समझ में आई बात आपको? इस तरीके से इसका कैलकुलेशन जाएगा डिडक्शन का। तो अगर मैं यहां माइनस कर दूं तो 75 है ना, तो ये आ जाएगा 189, और दूसरे में 2,62,800 माइनस 50,000 माइनस 1,200, 2,11,600, 600। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका सैलरी। तो देखा जाए हमने सैलरी के सारे पार्ट ऑलमोस्ट रिवाइज कर दिए, रिवीजन कर लिया, बस एक रिट्रेसमेंट और आपका एक रह गया वीआरएस, जो कि एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता, मैं उसको अलग से करा दूंगा मैं, रिट्रेसमेंट और वीआरएस, और एक दो छोटे मोटे पॉइंट बीच में रह गए हो
तो वो मैं एक बार फिर से एक रिवीजन कराऊंगा, जो कि मैं टारगेट रखूंगा 10 मिनट में पूरा का पूरा सैलरी रिवाइज करा जाए। सिर्फ कितने मिनट में? 10 मिनट में। कैसे होगा? सिर्फ मैं चार्ट बताऊंगा कि ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, ताकि आप सुनो उसे कभी भी, जैसे मेट्रो में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, सुन लिया तो आपको रिवीजन में याद आ जाए मैं सारी बातें कर रहा हूं। इसके अंदर मैंने कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ा, हर किसी पे क्वेश्चंस भी कराए हैं। अगेन, अगर कोई टॉपिक, मान लो मैंने आरपीएफ कराया, क्योंकि रिवीजन में मैंने बहुत डिटेल में नहीं गया, तो मान लो आरपीएफ कराया, क्वेश्चन तो करे हमने। अब इस केस के अंदर आपको आरपीएफ थोड़ा समझ में नहीं आया, तो आप क्या करोगे? जो हमारी रेगुलर क्लास है वहां पे जाइए, आरपीएफ का फोल्डर बना हुआ है और वहां पे जाके कर सकते। बस वीडियो ही देखना है या सब्सक्राइब भी करना है? प्लीज सब्सक्राइब और शेयर टू योर फ्रेंड। प्लीज सब्सक्राइब।